इरेज कर देते हैं पहले से। तो भाई चैप्टर नंबर आ जाता है 6, आवर कंट्री। अब मैं पूरी डाल रहा हूँ इसलिए कट जाएगा। ठीक है, आवर कंट्री इंडिया। तो इस चैप्टर को हमेशा हम क्या कहते हैं कि हम चैप्टर के नाम को हमेशा क्रैक करते हैं कि टाइटल में क्या लिखा है ना। तो यहाँ पर चैप्टर में है आवर कंट्री, जिसमें हमारे देश क्या इंडिया। तो इसमें मतलब यही है कि इस चैप्टर की अगर हम पढ़ाई करेंगे तो इंडिया के बारे में बात करेंगे। चैप्टर है इंडिया और सब्जेक्ट अगर है ज्योग्राफी, देन इसके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे। ज्योग्राफिकली इंडिया है क्या। तो जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ें तो ये मस्ट है कि आपके हाथ में कोई मैप हो, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों का ही, या फिर ग्लोब हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बाकी इंडिया का मैप हो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं भाई। तो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ अ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस इन द नॉर्थ, is bound by the lofty Himalayas and the Arabian Sea, the vast Bay of the Bengal in the east and the Indian Ocean in the south। तो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है इंडिया। तो इंडिया का अगर इस चीज को देखेंगे तो सबसे पहले आपको हिमालयाज दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, और आपको वेस्ट साइड में आपको क्या दिखेगा, नीचे अरेबियन सी। और आपको दिखेगा ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। बोलिए मत, मैं ही बोलता हूँ, बे ऑफ बंगाल। और लास्ट साउथ में आता है आपका इंडियन ओशन। ठीक है, वेस्ट पे आपका पड़ता है अरेबियन सी, ईस्ट में पड़ता है आपका बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ में आपके हिमालयाज है और साउथ में आपका इंडियन ओशियन है। और इस चारों में बना हुआ आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर है इंडिया। तो इंडिया कैसा होता है, नॉर्थ में आपके हिमालयाज होते हैं। ठीक है, अगर साउथ की बात देखते हैं तो इंडियन ओशियन है, आपके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और वेस्ट में देखते हैं तो अरेबियन सी है। यहाँ से दूसरी कंट्री मैच करती है जो अरेबियन कंट्रीज है, तो उससे मैच करता है, इसलिए वहां से आने वाले सी को आपका अरेबियन सी पड़ जाता है। ठीक है, कि वहां से आने वाली सारे रिवर सब मिल रहा है किसमें, ओशियन में मिल रहा है, तो इसलिए अरेबियन सी का पोर्शन ये है। बे ऑफ बंगाल यहाँ है क्योंकि यहाँ बांग्लादेश है, और ये पूरा पड़ जाता है एक ओशियन। ये अभी तक सी थे लेकिन ये पड़ जाता है पूरा ओशियन, और ये आ जाता है इंडियन ओशन क्योंकि इंडिया के पास में है, इसलिए इंडिया के नाम से रखा गया है। इंडियन ओशन ऊपर आ जाता है हिमालय। इंडिया का सबसे पहले एरिया के बारे में बात करते हैं कि टोटली ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, तो ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड लद्दाख टू कन्याकुमारी, यहाँ से लद्दाख से कन्याकुमारी तक का रास्ता जो है आपका पड़ता है 3200 किलोमीटर्स। जिसमें लद्दाख से लेकर आपका कन्याकुमारी तक की जो दूरी है ऐसे, वो दूरी पड़ती है आपका 3200 किलोमीटर। इसके बाद बढ़ जाता है अब ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश जो यहाँ पर पड़ता है से लेकर कच्छ तक की पूरी दूरी जो है आपकी पड़ती है 2900 किलोमीटर। ये जितनी भी बातें हैं पॉइंट्स लिखा कीजिएगा। ठीक है, ये यही सारे पे क्वेश्चन आएंगे कि कितने पूरा टोटल है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है भाई, यहाँ से ये कितनी दूरी है, यहाँ से ये कितनी दूरी पे है, ये सारी चीज़ें ही आएगा सवालों पे। ठीक है, एक एक नंबर के तो सवाल बनेंगे, ज़्यादा बड़ा है भी नहीं आपका ये जो 6th में, ज़्यादा क्वेश्चंस बड़े बड़े है भी नहीं, छोटे छोटे ही क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आ जाता है तो यहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ पर दी लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट,
the northern plains, the uneven plateau surface, and the coast and the islands present in the diversity of the landforms. तो यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाएंगे, पर्वत पाए जाएंगे, ठीक है। आपको ग्रेट इंडियन डिजर्ट पाया जाएगा। तो हमारा ग्रेट इंडियन डिजर्ट है, रेगिस्तान है, थार, जो रेगिस्तान का पूरा ऐसा एरिया पड़ जाता है। थोड़ा आपको गुजरात का एरिया भी पड़ जाएगा, ठीक है। आपका ग्रेट इंडियन डिजर्ट आ जाता है थार। इसके बाद आ जाता है नॉर्थन प्लेन। नॉर्थन प्लेन इससे जाएगा आपका, ठीक है, जो नॉर्थन प्लेन में आ जाता है उत्तर प्रदेश का एरिया, ठीक है, नॉर्थन प्लेन में आ जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे प्लेट्यू, जो यहाँ नीचे आते हैं, उबड़ खाबड़। प्लेट्यू वो होता है जो पहाड़ एक स्पेसिफिक मीटर है कि स्पेसिफिक मीटर के ऊपर पहाड़ कहेंगे हम उसे, और एक स्पेसिफिक मीटर हम कह देते हैं कि इससे नीचे वाले जो ऊंचाई जो भी दिखती है आपको वो पठार है। पहाड़ जैसे लगते हो ना, पहाड़ नहीं है वो पठार है, उसे आप प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको मिल जाता है कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है ये समुद्री किनारा, ठीक है। 3 जगह से हम समुद्र से घिरे हुए हैं, 1 2 3 दिशाओं में हमारा यहाँ पर समुद्र से हमारा घिरा हुआ है, तो हमारा कोस्टल एरिया कहते हैं इसे। इस अलग अलग वैरायटी के कारण हमारे इंडिया में अलग अलग का वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, वेजिटेशन है, ग्रीनी है, फ्लोरा एंड फोना है। फ्लोरा एंड फोना का मीन्स होता है यहाँ पर अलग अलग तरह के जीव जंतु है और अलग अलग तरह के पौधे हैं, ठीक है। तो ये आपको हर जगह का टेरिटरी में कोई अलग अलग तरीका का एरिया दिख रहा है। जहाँ ये पहाड़ है और इसके ऊपर जितना जा रहे हो उतना बर्फीला पहाड़ मिलता जाएगा, वही नीचे आता जाएगा तो नदियाँ मिलेगी आपको, है, और नदियों के साथ आपको प्लेन एरिया मिलेगा, सीधा एरिया मिलेगा। इस तरफ चले जाते तो रेगिस्तान मिलता है, नीचे की तरफ जाते जाते तो आपको पठार मिलते हैं, उसके और नीचे चले जाते हो तो आपको ये कोस्टल एरिया मिल जाता है। ये इतने सारे जो हमें इतना अलग अलग तरह की वैरायटी, डिवर्सिटीज मिलती है। डिवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटीज आपको मिलता है। इस वैरायटी के कारण अलग अलग तरह के वाइल्ड लाइफ भी है, ठीक है। यहाँ पहाड़ पे आपको स्नो लेपर्ड मिलता है, आपको इस तरह पे ऊंट मिल रहे हैं, है ना। डिजर्ट में तो ऊंट चलते हैं ना रेगिस्तान में, वही नीचे चले जाते हो तो कोस्टल एरिया में आपको समुद्री जानवर मिल रहे हैं, रिवर्स में आपको मछली अलग तरह की मिलती है। तो मतलब हर जगह का आपने वैरायटीज देखी होगी। इसको और ना देखा होगा तो आपने अपने ही 6th क्लास के चैप्टर में पढ़ा है, 6th क्लास में आपने साइंस के चैप्टर में पढ़ा होगा ना। मैंने पढ़ाया था आपको वो हैबिटेट वाला, ठीक है। तो हैबिटेट वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया था मैंने, तो अलग अलग जगह का मैंने एरिया बताया था। मैंने टेरिशियर एरिया में कितनी जगह ली थी, ग्रासलैंड वगैरह वगैरह कितना कुछ लिया था मैंने। और हर ग्रासलैंड में अलग अलग पाया जाता है, पहाड़ों में अलग जानवर पाया जा रहा है, अलग पौधे पाए जा रहे हैं, फिर समुद्र में अलग जीव पाए जा रहे हैं, मैंने बताया था ना। वैसे ही सेम आपका ज्योग्राफी, हर चीज़ को थोड़ा कनेक्ट कीजिएगा कि अगर मैंने साइंस में ये पढ़ा है और ये कहीं मैटर ज्योग्राफी में है तो लगा देते हैं, वहाँ पर आंसर फिल करने के लिए लगा देते हैं। कोशिश किया कीजिए कनेक्ट करने की, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, अलग अलग कल्चर है। In this diversity we find the unity that is reflected in the traditional that bind as the nation. India has a population more than 120 crores. Since the year 2011 is the second most populous कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में है, और यही पॉपुलेशन अलग अलग डिवर्सिटी में बटा हुआ है, क्योंकि हर एरिया में रहने वाले लोग जो है वो बिल्कुल अलग अलग भाषा बोलते हैं, है ना। अलग अलग कल्चर है उनका, जो नॉर्थ में उनका कल्चर अलग है, वही प्लेन में हमारा कल्चर और अलग आ जाता है, किसी और का कल्चर और अलग आ रहा है। साउथ में आने वाले लोगों का कल्चर अलग है, उनका खान पान अलग है, उनका तरीका अलग है, रहने के तरीके, कपड़े सब अलग है, भाषा अलग है, ठीक है। इस डिवर्सिटी के बावजूद भी हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं, इससे ही हमारा एक यूनिटी है और इससे हमारा पूरा देश बनता है, ठीक है। ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये किस तरीके से आपका अरेंज किया गया है। आपको मैंने वो पढ़ाया था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, पढ़ा था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो कुछ यू है, और फिर यू भी बना हुआ है, ये बीच वाला इक्वेटर है, ऐसे ही था ना हमारा, ये पढ़ा था हमने ग्लोब के अंदर,
तो यहाँ पर हम ये चीज क्यों करते हैं, इस चीज से हमारे पास यहाँ पर डिग्रीज दी गई है, यहाँ पर इक्वेटर में 0 डिग्री है, फिर 1 2 3 करते 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 यहाँ 90 पे पहुंचता है, ऐसे करते 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 यहाँ 90 पे पहुंचता है। ठीक है, ये क्यों चाहते हैं, ये हम इसलिए लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड का यूज करते हैं ताकि हम किसी भी एरिया का लोकेशन पता लगा सके इस डिग्री से। ठीक है, तो ऐसे ही देखा जाए तो इंडिया का जो है आपका अगर ढूंढा जाएगा तो इंडिया का लोकेशन क्या है, इंडिया से लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा जो है ये वाला एरिया जितना आता है ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, और ये वाला एरिया जो आता है वो साउथर्न हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का मतलब होता है गोले का आधा, तो गोलार्ध कहा जाता है। तो हम आधे गोले के ऊपर ही रहते हैं, नीचे की तरफ नहीं रहते हैं। हाँ जी, जैसे कि इसमें देख सकते हो ना आप, अब जो ग्लोब है ये इक्वेटर है और आप पाए जा रहे हो इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ये साउथर्न हेमिस्फीयर है जहाँ ऑस्ट्रेलिया पाया जा रहा है, और ये पाया जा रहा है इक्वेटर के ऊपर, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, आधा गोला जो ऊपर का है नॉर्थ का है, और वहाँ इंडिया पाया जा रहा है। अब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आपका लोकेशन कहाँ पर है, तो यहाँ पर दो आपको दिया गया है, एक ऊपर वाला जो है वो 23 एंड हाफ डिग्री पे जो पड़ता है यहाँ पर वो आपका कैंसर पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाला जो आपका पड़ता है वो पड़ता है 23 एंड हाफ में कैप्रिकॉन। ठीक है, तो हम कैंसर वाले पे रहते हैं, ऊपर वाले पे, क्योंकि हम ऊपर रह रहे हैं। तो यहाँ 23 एंड हाफ का कैंसर वाले पे हमारा लोकेशन है। अब देखते क्या है हमारा, तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 एंड 30 पासेस ऑलमोस्ट द हाफ वे थ्रू द कंट्री। तो हमारे कंट्री को वो आधे से काटता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है देखा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हमारे इंडिया को हाफ से काटता है। ठीक है, बिल्कुल हाफ से। तो भाई हम आपने अपनी फिगर बताते हैं, हमारी फिगर कहाँ पर है भाई। तो साउथ नॉर्थ मेन लैंड ऑफ द इंडिया इज एक्सटेंड बिटवीन द 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, यहां से डिग्री गिनी जाएगी और 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ, यहां के जो बीच में जाएगा ना इतना इंडिया पड़ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक इंडिया मिलेगा आपको। इसलिए मैं कहता हूँ मैप को हमेशा हाथ में रखिए ताकि वो क्लीन आपको फिगर देता है। और इसको कहते हैं इस तरह से, इसको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड होता है, ये लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड कितना है, 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक, इतने में इंडिया ही है। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्थ टू साइड वाला हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ वाला वो हो गया। अब आ जाता है लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर से 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक, इतना एरिया जो होता है वहां पर इंडिया। ठीक है, 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 तक इतना इंडिया है। इतना जो एरिया है बता दिया गया है कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक में एग्जिस्ट करता है। ऐसी डिग्री का हम यूज करते हैं और हमें पता चलता है कि कौन सा एरिया कहाँ पर होता है। ठीक है, खैर हमें और जगहों के बारे में तो पता लगाना नहीं है, हम सिर्फ इंडिया के बारे में पता लगा रहे हैं। और ये जो आपका लैटिट्यूड है, ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये यूज़ किया जाता है टाइमिंग को पता लगाने के लिए। तो जितनी भी टाइमिंग हम
फाइनली जो पता लगाते हैं कि अभी इतना टाइम हो रहा है, यहाँ इंडिया में इतना टाइम हो रहा है तो अमेरिका में भी वो टाइम हो रहा है, ये पता लगाने का काम ये असल में लॉन्गिट्यूड करते हैं। ठीक है। तो ये जो है आप लॉन्गिट्यूड का यूज़ करते हैं, तो आपसे पूछा जाए ना कि टाइमिंग का यूज़ करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, देन लॉन्गिट्यूड पे क्लिक कीजिए। As such, the difference between the two points would be the about 2 hours. तो जो ये 2 पॉइंट्स होते हैं ना, ये आपका लॉन्गिट्यूड एक के बाद एक बनते जा रहा है, तो जो 2 पॉइंट होते हैं उसके बीच का डिफरेंस 2 घंटे होता है। एज यू लर्न अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस बाय द मिनट्स फॉर एवरी डिग्री। तो जितनी डिग्री होती है वो हर एक मिनट को कंसिडर करता है। दैट मीन्स ये आपका बना हुआ है, तो ये आपका एक करके आपको चलता जा रहा है। तो ये जो हर अगला बना है ना, ये हर चीज़ है वो 1 मिनट को दर्शाते हैं। इस तरीके से मिनट बनता जाता है, हर डिग्री 1 मिनट को दर्शा रही है। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंस आता है। जो चीज़ यहाँ पर लोकेशन कर रही है डिग्री काउंट करता है, और जो चीज़ यहाँ लोकेट कर रही है, ऑब्वियसली बात है इस दोनों के बीच में टाइमिंग का डिस्टेंस हो जाएगा। तो उस डिस्टेंस को हम इस डिग्री से मेज़र करते हैं, जितनी डिग्री उतने मिनट्स, और इससे मेज़र करते हैं कि कोई चीज़, कोई स्थान दूसरे स्थान से, कोई प्लेस कोई दूसरे प्लेस से कितने मिनट की दूरी पर है। हर 4 मिनट को दर्शाता है कौन सा, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री यहाँ पर दर्शा रही है, सॉरी मैंने 1 मिनट बोला था, 4 मिनट इन 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री यहाँ पर 4 मिनट को दर्शाती है। तो जो चीज़ यहाँ पर होगी तो उतने डिग्री काउंट करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, ऑब्वियसली बात है उतनी टाइमिंग की दूरी हो जाएगी। ये इसलिए बनाया गया था। The sun rises about 2 hours earlier in the east, Arunachal Pradesh, than in the west, Gujarat. You have learnt, read earlier, why the local time of a longitude by 82 degree 30 east has been taken as the Indian standard time. The meridian or longitude is also termed as the standard meridian of India. तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर पढ़ रहा है। ठीक है, तो सूरज सबसे पहले यहाँ एंट्री लेती है क्योंकि ईस्ट में। अरुणाचल प्रदेश का नाम भी इसलिए रखा गया, अरुण मतलब होता है सूरज की किरण। तो जिस स्थान पे सूरज की किरण सबसे पहले पहुँचती है वो इसलिए इसका नाम रखा गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर सूरज की किरण सबसे पहले पहुँचती है। और ये गुजरात, ये लास्ट पॉइंट पहुँच रहा है, यहाँ किरण पहुँचेगी सूरज की, हर जगह पहुँचेगी। तो यहाँ तक पहुँचने में इनको 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक में सूरज की किरण पहुंचने में 2 घंटे का समय लेती है। और 82 डिग्री 30 ईस्ट इसका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, तो इंडिया में टाइम मापने का तरीको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और वो है 82 डिग्री 30। हर जगह का अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है। जो आप मोबाइल में देखते हो ना, और मोबाइल में जो एक्यूरेट टाइमिंग होती है, आपकी घड़ी का टाइमिंग आप आगे पीछे आप करते हो, लेकिन आपके मोबाइल का टाइमिंग फिक्स्ड होती है। चाहे वो किसी के भी मोबाइल में भी टाइमिंग देखते हैं, वो फिक्स्ड रहता है क्योंकि वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में फिक्स्ड है। तो इसका मतलब इंडिया के हिसाब से टाइमिंग बना है कि इंडिया जिस जहाँ लॉन्गिट्यूड पे था उस हिसाब से वो जिस डिग्री पे था उस टाइम उसकी जो टाइमिंग बनाई गई है वो टाइमिंग है। तो वो 82 डिग्री 30 ईस्ट इसका IST टाइमिंग पे। ज़्यादा कुछ नहीं, जो छोटे छोटे टर्म्स है ना आपको बस वो याद करना है और लिखने हैं। ठीक है, कुछ ही समझ नहीं आया तो आप मुझसे वापस पूछ लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपको लिखने हैं और यही सब पे क्वेश्चन बनेगा, यही सब पे बनेगा कि IST टाइमिंग कौन सा है, मेरिडियन कौन सा है, भैया कहाँ से कहाँ पर स्थित है इंडिया, ठीक है, कितना टाइम लगता है वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में, यही सब पूछते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि ज्योग्राफिकली इंडिया है कहाँ पर। ठीक है, ज्योग्राफिकली तो बता दिया। अब आपको बताना है कि ये इसके इंडिया में कहाँ क्या है, कहाँ कैसे किया गया है, बस वही बताना है। ज्योग्राफिकली आपको बता दिया कि इसके हिसाब से इंडिया है कहाँ पर, इंडिया की दूरी कहाँ से कहाँ तक है, वो सब मैंने बता दिया। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, आई नो, और बोरिंग भी है ना, मैं जानता था। चेहरा बताता है
लेकिन अफसोसन जो डिजिट्स होती है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। मैं उसको कोई हंसी मजाक में तो बता नहीं सकता। डिजिट्स तो डिजिट्स होती है, मैथ्स तो मैथ्स होता है, ठीक है, उसको मैं जानता हूँ कि वो बोर करता है, लेकिन आगे के टर्म्स मैथमेटिशियन में नहीं, मैथ्स में नहीं, तो उसे याद किया जा सकता और उसे समझा जा सकता, ठीक है। आपको एक 6.3 में एक मैप दिया गया है, जैसे आपको बताया गया कि कहाँ से माउंटेन्स है, हिल रेंजेस हैं, ठीक है, माउंटेन रीजन कहाँ पर है, प्लेट्यू कहाँ पर है, प्लेन कहाँ पर है। जितना भी ग्रीन पोर्शन है वो प्लेन है, सीधा है, ठीक है, वहाँ रिवर बहता है, वहाँ का एरिया बिल्कुल सीधा है, इसलिए उसे प्लेन कहा गया, ठीक है। प्लेट्यू ऊपर खाबर आपको दिखेगा, ठीक है, लेकिन इतना ऊंचा नहीं होता। जो बहुत ज़्यादा ऊंचा आ जाता है वो माउंटेन हिल्स और रेंजेस में आ जाता है। एक हिल रेंज का नाम आ जाता है जो माउंट आबू से स्टार्टिंग होती जा रही है और दिल्ली में पहुंचती है, जिस दिल्ली में हम काम कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, है ना, अभी बैठे हैं पर स्टडी कर रहे हैं। हमारी दिल्ली का में आता है अरावली माउंटेन रेंज, जो पहुंच जाता है पूरा का पूरा आपका उत्तर प्रदेश, पूरा प्लेन एरिया में आ जाता है, ठीक है। अब आ जाता है बाकी की चीज़ें में। फिजिकल डिवीजन में यहाँ पर बात की जा रही है हिमालयास, तो हिम and alias mean the abode of the snow. The Himalayan mountains are divided into 3 parallel ranges. The northmost is the Great Himalaya and Himadri. The world's highest peaks are located in the range. Middle Himalaya or Himachal lies to the south of the Himadri. Many popular hill stations are situated here, and the Shivalik is the southernmost range. तो 3 तरीके से हिमालय को बांटा गया है। एक आ जाता है आपका हिमालय, मतलब हिम, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर बर्फ का घर हो, आल्य मतलब घर, विद्यालय का क्या होता है, विद्या जमा आल्य, जहाँ विद्या का स्थान है, विद्या का घर है, वैसा ही सेम हिमालय का नाम रखा गया, हिम का घर, जहाँ पर बर्फ हो, बर्फ का घर हो, इसलिए इसका नाम रखा गया। इसे इंग्लिश में कहा जाता है अबॉर्ड ऑफ स्नो। तो यहाँ पर आपको 3 तरीके से आपको पैरेलल बताया गया है, आप यहाँ पर देखेंगे मैप पे तो 3 तरीके से बताया गया, ठीक है। हिमालय को 3 हिस्सों में बांटा गया। एक ऊपर वाला सबसे ऊपर मोस्ट पे आएगा, सबसे ऊपर, उसके बाद बीच वाला आएगा, उसके बाद नीचे वाला आएगा, ठीक है। 3 हिस्सों में बांटा गया है हिमालय को। आपको अभी जगहों के नाम भी नहीं बताए जा रहे, लेकिन जब आगे के टर्म्स में आप पढ़ने लग जाओगे ना, तो आपको जगह का नाम याद रखना पड़ेगा। अभी तो चलो है सबसे पहला ऊपर वाले जो आता है वो ग्रेट हिमालय होता है, ग्रेट हिमालय। उसके बाद आ जाता है बेटा जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय जिसे हिमाचल भी कहते हैं, इसलिए उस जगह पे एक स्टेट का नाम रखा हुआ है हिमाचल प्रदेश, है ना, इसलिए रखा हुआ है। उसके बाद जो सबसे साउथ में आ जाता है साउथर्न हिमालय, साउथर्न हिमालय जिसको कहते हैं शिवालिक, ठीक है, सॉरी शिवालिक। हिमाचल और हिमाद्री में जो है हाईएस्ट पीक आता है, हाईएस्ट पीक हमारा है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हिमाचल जिसमें बहुत सारे आपको हिल स्टेशन दिख जाते हैं, और उसके बाद आ जाता है शिवालिक जो सबसे साउथ में पड़ता है। उसके बाद नीचे आ जाता है नॉर्थन इंडियन प्लेस जिसमें आपका उत्तर प्रदेश और बहुत सारी चीज आती है जिसमें खेती की जाती है, वो पूरा आपका नॉर्थन प्लेन आ जाता है जो ज्यादातर मोस्ट यूज किया जाता है कल्टीवेशन के लिए। इसके अलावा वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, आपका वेस्ट में पड़ जाता है पूरा रेगिस्तान जो इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है, थार। नीचे का जितना जगह आता है उसे कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसका मतलब ऊपर खाबर आपको पहाड़ दिखेंगे लेकिन वो बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं होते, इसलिए उसे पहाड़ में नहीं गिना जाता। द विंध्यास एंड द सतपुरास आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। उसके बाद नीचे उसमें बहुत ही मेन नदी आ जाती है जिसमें आ जाता है नर्मदा और तापी। As it flows these ranges, these are the west flowing rivers are the drain into the Arabian Sea. ये वेस्ट की तरफ फ्लो करता है जो अरेबियन सी में गिरता है। The western Ghats are the Sandhyasri border of the plateau in the west. Eastern Ghats are the eastern boundaries. और while the western Ghats are almost continuous and the eastern Ghats are broken and the uneven
इज रिच है, ये जो है बहुत ज़्यादा रिच होता है, किसमें, कोल में और मिनरल्स और आयरन में, लोहे में, इस चीज़ों के लिए ये सबसे ज़्यादा रिच माना जाता है। द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स आर द कोस्टल प्लेन्स। तो नीचे जाते जाते ये कोस्टल प्लेन्स बनाते हैं, दैट मीन्स तटीय क्षेत्र, तटीय जो मैदान है वो बनाया जाता है। वेस्टर्न क्लोरप्लेस आर नैरो, धीरे धीरे जो नैरो जो है आपका कोस्टल एरिया आ जाता है तो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। नैरो का मतलब होता है छोटा होना। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर द मच ब्रॉडर, और कोस्टल प्लेन्स जो होता है वो ज्यादा चौड़ा होता है। दिस आर द इवन नंबर ऑफ द ईस्ट फ्लोस रिवर, दिस रिवर्स आर द महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये 4 नदियां जो होती है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। और कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। इससे पहले हमने नर्मदा और तापी की बात की तो वो ईस्ट की तरफ नहीं, वो वेस्ट की तरफ फ्लो होती है और अरेबियन सी में गिरती है। इस रिवर से वो बहुत ज्यादा फर्टाइल डेल्टास बनाती है, और सुंदरबन डेल्टा इसमें सबसे मोस्ट है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। डेल्टास वो होती है जो नदी अपने साथ जितनी मिट्टियाँ लाती है, जो भी पत्थर वत्थर जो भी तोड़ रही है, तो फाइनली क्या करती है, अपने मैदान में फेंकती जाती है और उससे एक लेयर बनता जाता है। बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड होता है जिसमें खेती बहुत अच्छी होती है। तो हमने इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े वो पूरे के पूरे इंडिया के बारे में पढ़े, जिसमें इंडिया को पॉलिटिकली हमने समझ लिया, मैप के रूप में हमने उसका प्लेसेस पूरा समझ लिया, उसके अंदर के कल्चर समझ लिए, और उसके बाद हमने समझा कि उसके अंदर कैसे पूरा ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यू, और उसके बाद रिवर, और रिवर किस तरफ फ्लो होता है, कोस्टल एरिया, पूरा इससे इस चैप्टर को कवर किया गया। इस प्रकार से होता है ये चैप्टर।